तमाम तलबा और तालिबात फ़ारूक फाउंडेशन ऑनलाइन स्कूल के ज़रिए यकसा नसाब के मुताबिक तालीम हासिल करें। अगर हमारी वीडियोस पसंद आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि आने वाली नई तालीमी वीडियोस आपको मिल सके। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। बच्चों, ऑनलाइन स्कूल से आप मुकम्मल तालीम हासिल करके बोर्ड का इम्तहान बराए जमात नहमो दहम बेहतर तौर पर पास कर सकते हैं। आप अपनी उम्र और तालीम के मुताबिक मज़ीद तालीम हासिल करें। वालिदैन से फ़ोन या कंप्यूटर पर हमारी वीडियोस के ज़रिए तालीम हासिल करने की दरख्वास्त करें। रोज़ाना 1 से 2 घंटे ऑनलाइन पढ़ाई करें और जब आप स्कूल जाएंगे तो आपको मज़ीद किसी मदद की ज़रूरत नहीं होगी। इस तरह पढ़ाई करके आप अपना वक्त और अपने वालिदैन के अखराजात में बचत कर सकते हैं। ऑनलाइन स्कूल की कोई फ़ीस नहीं है। आप जूम पर भी क्लासेस का फ़ायदा उठा सकेंगे। हर मज़मून की मुकम्मल तालीमी वीडियोस मौजूद हैं। इट्स योर कोर्स बायोलॉजी बुक and we are discussing chapter number 2, solving biological problem, and our topic is study of malaria. First of all, हम लोग ये देख लेते हैं कि मलेरिया की स्टडी करने से पहले हम लोगों ने इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ लिया है। हमने सबसे पहले इस चैप्टर में बायोलॉजिकल प्रॉब्लम क्या होता है वो पढ़ा, कि कोई भी ऐसा क्वेश्चन जो कि साइंस के रिलेटेड हो, जो कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स के रिलेटेड हो, जो कि एक जानदार के रिलेटेड हो, वो किस में आ जाएगा? बायोलॉजिकल प्रॉब्लम में। और उस क्वेश्चन को हल करने के लिए हम जो मेथड इस्तेमाल करते हैं वो मेथड हमारे पास होता है बायोलॉजिकल मेथड। अब बायोलॉजिकल मेथड्स के हम लोगों ने कुछ स्टेप्स पढ़े थे, हम लोग वो देख लेते हैं। सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा था रिकॉग्निशन ऑफ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम, कि बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को रिकॉग्नाइज कैसे करना है, पहचानना कैसे है। उसके बाद हमने ऑब्जर्वेशंस के बारे में पढ़ा था। ऑब्जर्वेशंस में हमने क्या पढ़ा था कि हम किन चीज़ों से ऑब्जर्व करते हैं, अपनी 5 सेंसेस से ऑब्जर्व करते हैं, जो कि है आँख, ठीक है, सेंस ऑफ विजन है, हेयरिंग है, स्मेल है, टेस्ट एंड टच है। ये 5 हमारे पास सेंसेस हैं। इन पांचों सेंसेस की मदद से हम लोग चीज़ों को ऑब्जर्व करते हैं, ऑब्जर्वेशंस अपनी नोट करते हैं। फिर हमने इसमें 2 तरह की ऑब्जर्वेशंस पढ़ी, क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशंस एंड क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशंस। हमने ये देखा कि क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन जो हैं वो क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन से बेहतर हैं। क्यों बेहतर हैं? क्योंकि क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशंस में आपको क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशंस में हमारे पास क्या दिया होता है, वैल्यूज़ दी होती हैं, साथ में आपको क्वांटिटी भी बताई गई होती है, ठीक है, और वो मेजरेबल होती हैं, नंबर्स में होती हैं हमारे पास, जिसकी वजह से हम कहते हैं कि क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशंस जो हैं हमारे पास क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन से बेहतर हैं। उसके बाद हम लोगों ने फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस पढ़ा, कि फॉर्मुलेट करना, किसी आर्जी ख्याल को बनाना, ठीक है। हाइपोथेसिस एक आर्जी ख्याल होता है और वो क्या होना चाहिए? द टेंटेटिव एक्सप्लेनेशन ऑफ ऑब्जर्वेशन इज कॉल्ड हाइपोथेसिस, ठीक है। कोई भी ऑब्जर्वेशंस की जो एक्सप्लेनेशन दी जाती है, टेंटेटिव एक्सप्लेनेशन दी जाती है, अपना आर्जी ख्याल पेश किया जाता है, उसको हाइपोथेसिस बोला जाता है। उसकी कुछ खसूसियात बताई गई थी। इट शुड बी अ जनरल स्टेटमेंट, इट शुड बी अ टेंटेटिव आइडिया, it should agree with available observation, it should be kept as simple as possible, and it should be testable and potentially falsifiable। ये सारी जो है उसकी करेक्टरिस्टिक्स हम लोगों ने डिटेल में डिस्कस भी की थी। हम लोगों ने हाइपोथेसिस में ये पढ़ा। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप है हमारा डिडक्शन, डिडक्ट करना, ठीक है, किसी चीज़ की कमी कर देना। डिडक्शन में हम क्या करेंगे? जो हाइपोथेसिस हमारे पास बहुत कम चांसेस हैं उनके सही साबित होने के, दुरुस्त साबित होने के, हम क्या कर देंगे? उनको निकाल देंगे, उनको रिजेक्ट कर देंगे। और फिर जो हम हाइपोथेसिस बनाएंगे उसके अंदर हम लोग 2 वर्ड्स यूज़ करेंगे, इफ़ और देन। इफ़ जो है हम लोग सेंटेंस के स्टार्ट में लगाएंगे और देन जो है हम लोग सेंटेंस के दरमियान में लगाएंगे। नेक्स्ट स्टेप था हमारा एक्सपेरिमेंटेशन। एक्सपेरिमेंटेशन में हम लोग क्या देखेंगे कि एक्सपेरिमेंट करेंगे, बार बार तजर्बात करेंगे। किस पे तजर्बात करेंगे? हाइपोथेसिस पे तजर्बात करेंगे। और क्यों करेंगे? इस वजह से करेंगे ताकि अगर कोई गलती है तो वो अभी क्या हो जाए? रिमूव हो जाए। ये ना हो कि बाद में आने वाले वक्तों में वो परेशानी का सबब बने। एक्सपेरिमेंटेशन में हमने ये देखा। और एक्सपेरिमेंटेशन जो है हमारे पास एक बेसिक स्टेप है, किसका? बायोलॉजिकल मेथड्स का। उसके बाद हमने समराइजेशन ऑफ रिजल्ट पढ़ा। समराइज करना, किसी चीज़ को बंद कर देना, एक
बहुत लंबी चीज़ से एक छोटी चीज़ में क्या कर देना, उसको कन्वर्ट कर देना, वो समराइज़ करना होता है। इसके अंदर हम लोग कैसे समराइज़ करेंगे, हम लोग उसको ग्राफ्स की फॉर्म में, उसको बायोलॉजिकल डाटा की फॉर्म में, पिक्चर्स की फॉर्म में, ठीक है, उसमें हम लोग क्या कर देंगे, इसको समराइज़ कर देंगे। लास्ट हमारे पास स्टेप था रिपोर्टिंग द रिज़ल्ट, कि जो हमने इतनी लंबी रिसर्च की है, इतनी लेंथी रिसर्च की है, उसको हमने क्या कर देना है, रिपोर्ट कर देना है, हमने अब उसको पब्लिश कर देना है, शाया कर देना है। और वो शाया किस तरह करना है, बुक्स में शाया कर देना है। हम लोगों ने सेमिनार्स अरेंज करने हैं बताने के लिए कि हमने ये रिसर्च की है, उसका ये रिज़ल्ट निकला है। हम लोग मीटिंग्स ज्वाइन करेंगे नेशनल और इंटरनेशनल, ताकि हम अपने रिज़ल्ट को क्या कर सकें, आउट कर सकें। यहाँ तक जो है हमारा जो अब तक हमने पीछे पढ़ लिया है। अब जो हमारे पास टॉपिक है वो है स्टडी ऑफ मलेरिया एन एग्जाम्पल ऑफ बायोलॉजिकल मेथड। ये क्या है, हम लोगों ने मलेरिया की जो स्टडी पहले साइंसदानों ने की है वो बायोलॉजिकल मेथड्स को मद्देनज़र रख के की है, तो हम इसमें पढ़ेंगे वन बाय वन सारे बायोलॉजिकल मेथड्स को। हम इसकी रीडिंग जो है वो स्टार्ट करते हैं और साथ साथ मैं आप लोगों को इसके मतलब जो है वो भी समझा देती हूँ। वी नो मलेरिया इज़ अ कॉमन डिजीज़, हम सब जानते हैं कि मलेरिया जो है एक कॉमन डिजीज़, एक आम बीमारी है इन मैनी कंट्रीज़ इंक्लूडिंग पाकिस्तान। बहुत सारे ममालिक में इंक्लूडिंग शामिल है, जिनमें पाकिस्तान भी शामिल है। मलेरिया जो है बहुत सारे ममालिक में एक आम बीमारी है, जिसके अंदर पाकिस्तान भी शामिल है। वी विल गो थ्रू द हिस्ट्री ऑफ दिस डिजीज़ टू नो हाउ बायोलॉजिस्ट सॉल्व द बायोलॉजिकल प्रॉब्लम कंसर्निंग द कॉज एंड ट्रांसमिशन ऑफ मलेरिया। हम लोग क्या करेंगे, इसकी हिस्ट्री में जाएंगे, तारीख में जाएंगे और देखेंगे कि बायोलॉजी ने जो बायोलॉजिस्ट होते हैं उन्होंने कैसे इस मसले को हल किया था। इन एंशियंट टाइम्स पुराने वक्तों में, मोर देन 2000 ईयर्स अगो फिजिशियन वर फेमिलियर विद मलेरिया, ठीक है, जो डॉक्टर्स थे, फिजिशियन कहते हैं डॉक्टर्स वगैरह को, वो मलेरिया के बारे में कुछ जानते थे। और वो क्या जानते थे, दे डिस्क्राइब्ड इट एज अ डिजीज ऑफ चिल्स। वो क्या इसको समझते थे कि एक बीमारी है चिल्स, जिसमें क्या लगती है, सर्दी लगती है बार बार, एंड फीवर्स विद रिकरिंग अटैक्स, और बार बार क्या होता है, बुखार होता है, रिकरिंग अटैक्स, बार बार उनके अटैक होते हैं, किसका, बुखार का और सर्दी का। दे आल्सो ऑब्जर्व्ड दैट द डिजीज was more common along people living in low marshy areas, ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया था कि ये जो मलेरिया डिजीज़ है ये उन लोगों में ज़्यादा पाई जाती है या उन लोगों में होती है जो कि मार्शी एरियाज़ में रहते हैं। अब मार्शी एरियाज़ क्या है, हमारे पास होते हैं दलदली इलाके, जहाँ पे पानी जो है वो खड़ा रहता है और उस पर मच्छर वगैरह आके बैठते हैं, ठीक है, वो मार्शी एरियाज़ हमारे पास होते हैं। तो वहाँ के जो डॉक्टर्स थे उनको सिर्फ इतना पता था मलेरिया के बारे में कि मलेरिया जो है वो उन लोगों में ज़्यादा पाया जाता है या उन लोगों में ही पाया जाता है जो कि मार्शी एरियाज़ में रहते हैं, दलदली इलाकों में रहते हैं, लो निचले इलाकों में। इट वॉज थॉट दैट द स्टेगनेंट वाटर क्या होता है कि जो कि पानी एक खड़ा रहता है जिसके अंदर से बदबू आने लग जाती है, वो स्टेगनेंट वाटर होता है। ऑफ मार्शिस पॉइजन द एयर। अब उनका क्या मानना था, उनका ये मानना था कि वो जो दलदली इलाकों में वो जो पानी खड़ा रहता है, दलदल में पानी जो होता है, खड़ा हुआ पानी जिसके अंदर से बदबू आ रही होती है, वो पानी क्या हो जाता है, जहरीला हो जाता है, ठीक है, वो पानी क्या हो जाएगा, जहरीला हो जाएगा, जहर बन जाएगा। एंड पॉइजन द एयर, और वो क्या करेगा, उस पानी के आसपास जितनी भी हवा है वो उस हवा को भी क्या कर देगा, जहरीला कर देगा। उनका ये क्या ख्याल था कि मार्शी एरियाज़ में जो पानी जो है, स्टेगनेंट वाटर जो खड़ा हुआ है, उसके अंदर जहर पैदा हो जाता है और वो जो जहर है वो अपने आसपास की सारी हवा को भी क्या कर देता है, जहरीला कर देता है। एंड एज अ रिजल्ट ऑफ ब्रीथिंग इन दिस बैड एयर पीपल गॉट मलेरिया। तो उनका ये ख्याल था कि जब लोग जो वहाँ के हैं वो उस जहरीली हवा में सांस लेते हैं तो उनसे उन्हें क्या हो जाता है, मलेरिया हो जाता है। दे बिलीव लेड टू द नेम ऑफ दिस डिजीज़, और उन्होंने इसी यकीन की वजह से कि मलेरिया जो है वो किससे होता है, बैड एयर से होता है, उन्होंने इसका नाम भी क्या रखा, उसी बेस पे रखा, मलेरिया। मलेरिया का मतलब भी बैड एयर होता है। द इटालियन वर्ड्स माला मीन्स बैड एंड एरिया मीन्स एयर, ठीक है। फॉर फर्दर क्लासिफिकेशन ऑफ द ऑब्जर्वेशन सम वॉलंटियर्स ड्रैंक स्टेगनेंट वाटर फ्रॉम द मार्शेज। अब उन्होंने क्या किया, इसकी और ज़्यादा ऑब्जर्वेशन लेने के लिए, मुशाहिदात इस पे करने के लिए, इस पे एक्सपेरिमेंट करने के लिए जो कुछ वॉलंटियर्स थे, वॉलंटियर्स किनको बोलते हैं, जो रज़ाकाराना तौर पर काम करते हैं, ठीक है, कि फॉर एग्जांपल कोई आके कहे कि आप मेरे पे एक्सपेरिमेंट्स कर लें, अगर कुछ नुकसान हुआ तो इसका इल्ज़ाम आप पे नहीं आएगा, वो वॉलंटियर्स होते हैं।
तो कुछ जो वॉलंटियर्स थे, कुछ जो लोग थे वहाँ के, उन्होंने क्या किया, वो जो पानी, खड़ा हुआ पानी, जो स्टेगनेंट वाटर था, उसको पिया, ठीक है, उसको क्या कर लिया, पी लिया। दे डिड नॉट डिवेल्प मलेरिया, लेकिन इससे हुआ क्या कि वो स्टेगनेंट वाटर पीने के बावजूद उन्हें मलेरिया नहीं हुआ। अब इसके नीचे सेकंड पैराग्राफ पे आ जाएं। इन द 17th सेंचुरी व्हेन द न्यू वर्ल्ड अमेरिका वाज डिस्कवर्ड, हाँ जी, 17वीं सदी में, ठीक है, 17वीं सदी में क्या हुआ था, अमेरिका जो है वो डिस्कवर हुआ था, दरियाफ्त हुआ था। मैनी प्लांट्स फ्रॉम अमेरिका वर सेंट बैक टू यूरोप टू बी यूज्ड एज मेडिसन। जब अमेरिका, नहीं लोगों को पता था कि अमेरिका भी कोई एक चीज़ है, कोई एक जगह है जहाँ से क्या है बहुत सारे ऑर्गेनिज्म वहाँ पे पाए जाते हैं, बल्कि दुनिया का सबसे बड़ा समंदर जो है वो बहरुल काहिल, वो भी अमेरिका में है। लेकिन लोगों को आइडिया नहीं था कि अमेरिका भी कोई एक जगह है। जब अमेरिका का लोगों को पता चला, दरियाफ्त हो गया अमेरिका, उसके बाद क्या हुआ कि वहाँ से कुछ प्लांट्स लेके आना शुरू कर दिए। किस वजह से, इस बीमारी का इलाज करने के लिए। कहाँ पे, यूरोप में, ठीक है। अमेरिका से प्लांट कहाँ पे भेजे जा रहे थे, यूरोप में जा रहे थे, मेडिसिन के तौर पे, दवाइयों के तौर पर। क्योंकि पहले ज़माने में लोग प्लांट से ही, जड़ी बूटियों से ही इलाज किया करते थे बीमारियों का। अब तो मेडिसिन काफ़ी ज़्यादा आ गई हैं, लेकिन पहले ज़माने में क्या है, ये पत्तों से, ये जड़ी बूटियाँ जो होती थी, उन्हीं से इलाज किया जाता था। द बार्क ऑफ अ ट्री नोन एज क्वीना क्वीना, एक दरख्त की जो छाल होती है ऊपर वाली, उसका नाम था क्वीना क्वीना, वाज वेरी सूटेबल फॉर क्योरिंग फीवर्स। वो बहुत ज़्यादा सूटेबल थी, अच्छी थी, किस चीज़ के लिए, फीवर्स के लिए, बुखार के लिए। जब भी क्योंकि हमने मलेरिया की सिम्टम्स में पहले पढ़ा कि मलेरिया में क्या होता है, बुखार हो जाता है। तो वो जो क्वीना क्वीना की जो छाल थी, बार्क थी, वो क्या करती थी, इलाज करती थी, किस चीज़ का, बुखार का, ठीक है। इट वॉज सो बेनिफिशियल, बेनिफिशियल फ़ायदामंद, डैट सून इट वॉज इम्पॉसिबल टू कैरी इनफ बार्क टू यूरोप। ये इतनी ज़्यादा बेनिफिशियल थी कि एक वक्त आया कि वहाँ से क्वीना क्वीना को लेके आना मुश्किल हो गया उनके लिए। कैसे मुश्किल हो गया, सम डिसऑनेस्ट मर्चेंट्स, कुछ जो बददियानत ताजिर थे, डिसऑनेस्ट बददियानत, एंड मर्चेंट बोलते हैं ताजिर को, जो कि वो सारा सिस्टम कर रहे थे, प्लांट्स को लेके आ रहे थे, क्वीना क्वीना को लेके आ रहे थे। सम डिसऑनेस्ट मर्चेंट बिगन टू सब्स्टिट्यूट द बार्क ऑफ एन अदर ट्री किनकोना विच क्लोजली रिजेंबल क्वीना क्वीना। अब उन्होंने क्या किया, जो कुछ एक वहाँ पे डिसऑनेस्ट जो लोग थे, उन्होंने क्या किया कि क्वीना क्वीना की जगह एक और दरख्त जो कि उससे मिलता जुलता था, किनकोना, वो भेजना स्टार्ट कर दिया यूरोप में। क्यों, क्योंकि अमेरिका में वो दरख्त जो है बहुत ज़्यादा महंगा बिकने लग गया कि इससे तो बुखार का इलाज हो रहा है। तो उसकी वजह से उन्होंने क्या किया, उनका फ़ायदा कम हो रहा था, तो उन्होंने एक और दरख्त ढूंढा जो कि बिल्कुल क्वीना क्वीना से मिलता जुलता था, और उसका नाम किनकोना था। उस दरख्त को उन्होंने यूरोप में भेजना स्टार्ट कर दिया। दिस डिसऑनेस्टी प्रूव्ड मच वैल्यूएबल फॉर मैनकाइंड। अब ये जो उनकी डिसऑनेस्टी थी, बदयानती थी, ये क्या हुई, फ़ायदेमंद साबित हो गई ह्यूमैनिटी, इंसानियत के लिए, ठीक है। ये पहली दफ़ा हुआ होगा कि किसी की बदयानती जो है वो भी क्या हो गई, फ़ायदेमंद साबित हुई है। वो कैसे फ़ायदेमंद साबित हुई, वो हम लोग देखते हैं। किनकोना बार्क वाज फाउंड टू बी एक्सीलेंट फॉर ट्रीटिंग मलेरिया। किनकोना की जो बार्क थी, छाल थी, वो क्वीना क्वीना से भी बेहतरीन साबित हो रही थी, किस चीज़ के लिए, बुखार के इलाज के लिए। क्वीना क्वीना जो थी, जो बार्क थी, वह भी बुखार के इलाज के लिए यूज़ हो रही थी। लेकिन बाद में जो डिसऑनेस्टी के बाद जो दरख्त भेजा जा रहा था किनकोना, वो उससे भी बेहतर साबित हुई बुखार के इलाज के लिए। We now know the reason किनकोना bark contains quinine that is effective in treating the disease। अब हम लोगों को ये पता चला है कि किनकोना में एक ड्रग है, ठीक है, जो एक केमिकल है जिसको क्विनीन बोला जाता है, और वह किस लिए यूज़ होता है, इस डिजीज़ से या इस बुखार से ट्रीट करने के लिए, इलाज के लिए, ठीक है। तो वो जो क्विनीन जो है, जो केमिकल है, वो किनकोना में ज़्यादा पाया जाता था, इस वजह से किनकोना जो है वो ज़्यादा सूटेबल थी, किसके लिए, बुखार के इलाज के लिए। At that time, physicians treated malaria with किनकोना without understanding the cause of malaria। अब लोगों ने वहाँ पे क्या था, वहाँ के जो डॉक्टर्स थे या लोग थे, उन्होंने मलेरिया की वजह जानने की कोशिश नहीं की, बल्कि किनकोना से क्या करना स्टार्ट कर दिया, इलाज करना स्टार्ट कर दिया उन्होंने मलेरिया का। 200 years later, it was found that some disease are caused by tiny living organism। अब क्या हुआ, तकरीबन
200 साल बाद पता चला कि कोई एक हमारे पास हमारी बॉडी में एक लिविंग ऑर्गेनिज्म एंटर होता है। एक लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है, एक छोटी सी मखलूक जो है हमारी बॉडी में चली जाती है, जिसकी वजह से मलेरिया होता है। After this discovery, it also became a belief that malaria too might be caused by some microorganism. इस डिस्कवरी के बाद ये मानना स्टार्ट कर दिया लोगों ने कि जो मलेरिया है वो एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म की मदद से हो रहा है, और माइक्रो ऑर्गेनिज्म कौन सा है वो हम लोग आगे देखेंगे। In 1878, a French army physician Laverin began to search for the cause of malaria. He took a small amount of blood from a malarial patient and examined it under microscope. एक फिजिशियन जो है फ्रेंच का, उसने क्या किया, मलेरिया की वजह तलाश करने के लिए कि मलेरिया क्यों होता है, उसने एक मलेरियल पेशेंट का, कि जिस इंसान को मलेरिया था उसका क्या लिया, ब्लड लिया, खून लिया, और उसको माइक्रोस्कोप के नीचे क्या किया, देखा, एग्जामिन किया उसको। He noticed some teeny living creatures. उसने क्या किया, उसने देखा कि कुछ जो है ना छोटी सी एक मखलूक है जो कि ब्लड में है। His discovery was not believed by other scientists. लेकिन उसकी इस डिस्कवरी को दूसरे साइंसदानों ने उस वक़्त नहीं यकीन किया या एक्सेप्ट तब नहीं किया। 2 years later, 2 सालों बाद, an other physician saw the same creature in the blood. 2 साल बाद एक और जो डॉक्टर था, फिजिशियन था, उसने भी सेम उसी तरह की क्रिएचर मखलूक जो है वो ब्लड में देखी। किसके, अनदर मलेरियल पेशेंट के, एक इंसान को मलेरिया हुआ था, उसने भी सेम उसी तरीके से उसका ब्लड लिया, एग्जामिन किया, किसके नीचे, माइक्रोस्कोप के नीचे, तो उसने भी सेम वही लिविंग ऑर्गेनिज्म, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है ब्लड के अंदर देखे। 3 years after the second discovery, the same creatures were observed for third time. अब यही लिविंग क्रिएचर जो है तीसरी दफ़ा भी एक फिजिशियन ने देखी। द ऑर्गेनिज्म वाज गिवन अ नेम प्लाज्मोडियम, और अब इसको क्या नाम दे दिया गया, प्लाज्मोडियम का। पहली दफ़ा एक साइंसदान ने बताया, एक बायोलॉजिस्ट ने बताया, फिजिशियन ने बताया, तो उसकी बात का यकीन नहीं किया गया। दूसरी दफ़ा बताया तो भी यकीन नहीं किया गया। फिर तीसरी दफ़ा में आके इस बात का यकीन किया गया कि मलेरिया जो है एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की मदद से हो रहा है, एक माइक्रो लिविंग ऑर्गेनिज्म है जो कि इंसान की बॉडी में एंटर हो जाता है, दाखिल हो जाता है, और उसका फिर क्या नाम रखा गया, प्लाज्मोडियम। इन द लास्ट part of 19th century, many different causes of malaria were being suggested. By that time, there were 4 major observations about malaria. 19th century, 19वीं सदी के आखिरी पार्ट में क्या हुआ कि ऑब्जर्वेशंस, बहुत सारे मुशाहिदात नोट किए गए कि शायद मलेरिया इन वजूहात की वजह से होता है, और वो कौन कौन सी वजूहात थी। मलेरिया एंड मार्शी एरियाज हैव सम रिलेशन। मलेरिया और मार्शी एरियाज का आपस में कुछ ना कुछ क्या है, ताल्लुक है। क्विनीन इज एन इफेक्टिव ड्रग फॉर ट्रीटिंग मलेरिया, और क्विनीन जो है वो एक अच्छी दवा है किस चीज़ के लिए, मलेरिया के इलाज करने के लिए। ड्रिंकिंग द वाटर ऑफ मार्शीज डज नॉट कॉज मलेरिया, वो मार्शी एरियाज का पानी पीने से मलेरिया जो है वो नहीं हुआ, एक ये ऑब्जर्वेशन थी। एंड प्लाज्मोडियम इज सीन इन द ब्लड ऑफ मलेरियल पेशेंट, और प्लाज्मोडियम जो है वो मलेरियल पेशेंट के ब्लड में देखा गया है। ये 4 ऑब्जर्वेशन जो हैं ये मलेरिया के बारे में बताई गई थी, ऑब्जर्व की गई थी। वी नो डेट अ साइंटिस्ट यूजेस वट एवर इंफॉर्मेशन एंड ऑब्जर्वेशन ही हैज़ एंड मेक वन और मोर हाइपोथेसिस। अब हम लोग ये मानते हैं कि साइंटिस्ट जो है कोई भी इंफॉर्मेशन या ऑब्जर्वेशन जब कलेक्ट करता है, जमा करता है, तो फिर वो उसकी क्या बना देता है, एक हाइपोथेसिस बनाता है। द हाइपोथेसिस मेड इन दिस केस वाज, अब इस केस में जो हाइपोथेसिस बनी थी वो क्या हाइपोथेसिस बनी थी, प्लाज्मोडियम इज द कॉज ऑफ मलेरिया, कि प्लाज्मोडियम जो है वो क्या है, मलेरिया का कॉज है, मलेरिया होने की वजह क्या है, प्लाज्मोडियम है। अभी तक उन्होंने सिर्फ ऑब्जर्वेशन से क्या किया, हाइपोथेसिस बनाई है। अगले वाला सारा प्रोसेस जो है अभी बाकी है। साइंटिस्ट डज नॉट नो वेदर हिज हाइपोथेसिस इज ट्रू और नॉट, साइंटिस्ट जो है वो नहीं जानते थे कि उनके भी हाइपोथेसिस जो है वो ठीक साबित होगी या फिर गलत साबित होगी। बट ही एक्सेप्ट्स इट्स मे बी ट्रू एंड मेक डिडक्शन, और उन्होंने क्या किया, इसको एक तरीके से एक्सेप्ट किया और इसे एक डिडक्शन बना दी। और वो डिडक्शन हम लोगों ने पहले भी डिडक्शन के बारे में पढ़ा था कि डिडक्शन में क्या करते हैं हम लोग, इफ और देन का यूज़ करते हैं। वन ऑफ द डिडक्शन फ्रॉम द अबव हाइपोथेसिस वाज, अब रिडक्शन में क्या है, रिडक्शन से जो हाइपोथेसिस बनाई गई है वो क्या थी, इसके अंदर आप लोग नोट करें तो सबसे स्टार्ट में इफ़ और दरमियान में क्या है, देन लगाया गया है, जो कि मैंने आपको बताया था कि रिडक्शन जब भी हम लोगों ने बनानी है, रिडक्शन से कोई भी हाइपोथेसिस, तो उसके स्टार्ट में इफ़ और उसके दरमियान में हमने देन लगाना है। इफ़ प्लाज्मोडियम इज़ द कॉज ऑफ मलेरिया,
अगर प्लाज्मोडियम जो है वो मलेरिया का कॉज है, देन ऑल पर्सन इल विद मलेरिया, तो जितने भी लोग हैं जिनको मलेरिया है, शुड हैव प्लाज्मोडियम इन देयर ब्लड, तो उनके ब्लड में क्या होना चाहिए? प्लाज्मोडियम होना चाहिए। अगर प्लाज्मोडियम ही मलेरिया का कॉज है और एक मलेरियल के पेशेंट के ब्लड में प्लाज्मोडियम पाया जा रहा है, तो इसका मतलब है कि इस दुनिया में जितने भी मलेरिया के पेशेंट हैं उन सब के ब्लड में क्या होना चाहिए? प्लाज्मोडियम होना चाहिए। अगर उन सब के ब्लड में ही प्लाज्मोडियम होगा तो फिर हाइपोथेसिस क्या हो जाएगी? करेक्ट साबित हो जाएगी। लेकिन अगर किसी एक के ब्लड में भी प्लाज्मोडियम नहीं पाया जाता और उसको मलेरिया है, तो इसका मतलब है ये हाइपोथेसिस हमारे पास क्या है? गलत है। द नेक्स्ट स्टेप वाज टू टेस्ट द डिडक्शन थ्रू एक्सपेरिमेंट्स विच वर डिजाइंड एज। अब हमने क्या किया था? सबसे पहले ऑब्जर्वेशन ले ली, हाइपोथेसिस बना ली, उसकी डिडक्शन भी कर ली। अब डिडक्शन के बाद हम किस पॉइंट पे आ गए हैं? एक्सपेरिमेंट्स के पॉइंट्स पे आ गए हैं। ब्लड ऑफ 100 मलेरियल पेशेंट वाज एग्जामिन्ड अंडर माइक्रोस्कोप। 100 मलेरियल पेशेंट जो हैं, 100 लोगों को लिया गया जिनको क्या था? मलेरिया था, और उनका जो ब्लड है वो क्या देखा गया? माइक्रोस्कोप के नीचे देखा गया। फॉर द पर्पज ऑफ हैविंग अ कंट्रोल ग्रुप, द ब्लड ऑफ 100 हेल्दी पर्सन वाज आल्सो एग्जामिन्ड अंडर माइक्रोस्कोप। और साथ में क्या किया गया? 100 हेल्दी पर्सन्स भी लिए गए, सेहतमंद लोग भी लिए गए जिनमें मलेरिया नहीं था। ठीक है, 100 ऐसे लोग लिए गए जिनके अंदर मलेरिया था या जिनको मलेरिया की बीमारी थी, और 100 ऐसे लोग लिए गए जिनको मलेरिया नहीं था। दोनों के ब्लड को क्या किया गया? माइक्रोस्कोप के नीचे देखा गया। अब उसके रिजल्ट्स क्या निकले हमारे पास? द रिजल्ट ऑफ एक्सपेरिमेंट शोड दैट ऑलमोस्ट ऑल मलेरियल पेशेंट हैड प्लाज्मोडियम इन देयर ब्लड। अब रिजल्ट में क्या निकला कि ऑलमोस्ट तकरीबन सारे ही मलेरियल पेशेंट्स के ब्लड में क्या निकला? प्लाज्मोडियम। जितने भी 100 के 100 मलेरियल पेशेंट थे, तो उन 100 के 100 के अंदर क्या था? प्लाज्मोडियम पाया जा रहा था। while 7 out of 100 healthy person also had plasmodium in their blood। लेकिन जो दूसरी तरफ हमारे पास 100 हेल्दी पर्सन थे, उनमें से भी 7 के अंदर क्या था? प्लाज्मोडियम था। उसके अंदर 7 के अंदर प्लाज्मोडियम तो था, लेकिन अभी उन्हें मलेरिया नहीं हुआ था। Now we know that plasmodium in the blood of healthy people was in incubation period। incubation period क्या होता है? ऐसा पीरियड होता है जिसमें जो पैरासाइट है वो हमारी बॉडी में अपने आप को डिवाइड कर रहा होता है, मल्टीप्लाई कर रहा होता है, अपनी आबादी को बढ़ा रहा होता है। ठीक है, अभी तक उसने अपना प्रॉपर फंक्शन जो है उस पैरासाइट ने स्टार्ट नहीं किया होता। वो हमारी बॉडी में एंटर हो जाता है, लेकिन अभी अंदर जाके सिर्फ अपनी तादाद बढ़ा रहा होता है। और फिर जब हमारी बॉडी में उस पैरासाइट की तादाद बढ़ जाती है, तो फिर क्या होते हैं? वो हमारी बॉडी पे अटैक करते हैं। तो जो 7 हेल्दी पर्सन थे उनके ब्लड के अंदर भी प्लाज्मोडियम था। तो वो जो प्लाज्मोडियम था वो इंक्यूबेशन पीरियड में था। द पीरियड, इसकी डिफाइन है, द पीरियड बिटवीन द एंट्री ऑफ पैरासाइट इन होस्ट एंड द अपीयरेंस ऑफ सिम्टम्स। अब वो इंक्यूबेशन पीरियड, जो पैरासाइट है वो क्या था? अभी तक उसने अपनी सिम्टम्स शो नहीं की थी। ठीक है, वो इंसान की बॉडी के अंदर दाखिल तो हो गया था, लेकिन अभी तक उसने अपनी कोई सिम्टम्स शो नहीं की। द रिजल्ट्स वर क्वाइट कन्विंसिंग एंड प्रूव दैट द हाइपोथेसिस प्लाज्मोडियम इज द कॉज ऑफ मलेरिया। तो इस एक्सपेरिमेंट के बाद हमें ये प्रूव हो गया था कि प्लाज्मोडियम ही मलेरिया का क्या है? वजह बनती है। यहाँ तक आपका टॉपिक कंप्लीट हो गया। उम्मीद है आप सबको समझ आई होगी। इस टॉपिक में अभी हमने हाफ जो है वो मलेरिया की रिसर्च की है, स्टडी ऑफ मलेरिया पढ़ा है। आप लोगों ने इसमें से बेटा इसको ध्यान से अच्छे तरीके से पढ़ना है। इसमें से स्पेशली एमसीक्यूज जो हैं वो पूछे जाते हैं, और साथ में या तो ये शॉर्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि मलेरिया की ऑब्जर्वेशंस कौन कौन सी थी, या फिर मलेरिया की हाइपोथेसिस क्या थी। तो आपने इसको एज अ होमवर्क याद करना है और अच्छे तरीके से पढ़ लेना है। बच्चों, आपके लिए हर मजमून की वीडियोस इसी यूट्यूब चैनल पर दस्तयाब हैं। आप अपनी पढ़ाई शुरू कर सकते हैं। अगर आपको वीडियोस पसंद आए तो इसी चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि आप आने वाली हर वीडियो से आगाह रहें। शुक्रिया।